खौफनाक हादसे से। जमीन के अंदर से एक खूनी राक्षस निकला और उसने आधे दिन के अंदर ही दुनिया की 99% इंसानी आबादी का सफाया कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये राक्षस कभी भी 8000 फीट की ऊंचाई से ऊपर नहीं जाता था, जैसे उसके लिए ये एक प्रतिबंधित इलाका हो। यानी इंसानों के लिए 8000 फीट से ऊपर रहना ही जिंदगी और मौत का फर्क बन गया। लोग मजबूर हो गए कि वे पहाड़ों की ऊंचाइयों में जाकर रहें। वहां छोटे छोटे समुदाय बन गए जहां बचे हुए लोग एक दूसरे के सहारे जिंदा थे। ऐसे ही एक समुदाय था रॉकी माउंटेन में। यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स सोल्जर लाओ हेई पिछले 3 साल से अपने बेटे के साथ जिंदा था। लाओ हेई का बेटा अस्थमा का मरीज था, इसलिए हर रात आधी रात को समय पर उठकर लाओ हेई अपने बेटे के लिए फिल्टर बदलता था। लेकिन उस रात उसने देखा कि अब फिल्टर में दवाई की केवल एक ही बोतल बची थी। बिना दवाई के उसका बेटा केवल 1 महीने तक ही जिंदा रह सकता था। अपने बेटे को बचाने के लिए लाओ हेई ने फैसला किया कि वह जान जोखिम में डालकर पहाड़ से नीचे जाएगा और पास के बोल्डर हॉस्पिटल से दवाई लाएगा। इस खतरनाक मिशन में उसने अपने समुदाय की एक साइंटिस्ट एना को भी साथ चलने का न्योता दिया। एना वो महिला थी जो पिछले 3 साल से राक्षसों को मारने का तरीका खोज रही थी। वह रोज अलग अलग कंपाउंड, रासायनिक पदार्थ गोलियों पर लगाती और टेस्ट करती कि क्या ये दानव के खोल को भेद सकते हैं। अब तक उसके सारे प्रयास नाकाम रहे थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इन दोनों के अलावा लाओ हेई की दोस्त एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की भी उनके साथ जाने को तैयार हुई। अब तीनों ने मिलकर अपना प्लान बनाया, हथियार और जरूरी सामान इकट्ठा किया और फिर सतर्कता से पहाड़ की बॉर्डर लाइन पर पहुंचे। एना की कलाई पर एक ट्रैकर था जो 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद राक्षसों का पता लगा सकता था। ट्रैकर से जब उन्हें यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तो वे तेजी से बॉर्डर पार कर नीचे की ओर उतरने लगे। रास्ते में उन्हें 2 छोड़ी हुई सैन्य गाड़ियां मिली। खुशकिस्मती से लाओ हेई को उनमें से एक कार में ग्रेनेड लॉन्चर भी मिल गया। एना ने भी एक राक्षस का छोड़ा हुआ खोल उठाकर पहन लिया ताकि सुरक्षा थोड़ी और बढ़ जाए। लेकिन तभी जब वे एक घने जंगल से गुजरे, अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। तीनों डर के मारे अपने हथियार उठाकर सतर्क हो गए। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां तो बस एक झुंड था खुशमिजाज टट्टुओं का। इंसानों के बिना अब पूरी धरती धीरे धीरे जानवरों की दुनिया बन चुकी थी। कुछ देर बाद जब वे एक केबल कार स्टेशन पर पहुंचे, अचानक एना रुक गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने कांपते हाथ से दूर इशारा किया। वहां से धीरे धीरे एक विशालकाय राक्षस जंगल से बाहर आ रहा था। वो बहुत ही बड़ा और ताकतवर लग रहा था। एना ने डर के मारे तुरंत अपनी बंदूक उठा ली और निशाना साधा। उधर लाओ हेई तेजी से रेंगते हुए कंट्रोल कंसोल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन शॉर्ट हेयर वाली लड़की इतनी डर गई थी कि बिना सोचे समझे सीधे ट्रिगर दबा दिया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन राक्षस उस धमाके से जरा भी नहीं घायल हुआ। वो पूरी तरह सही सलामत रहा और भी तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। टकराव को देखते ही शॉर्ट हेयर लड़की ने तुरंत अपनी बंदूक में गोली भरी और दूसरी बार फायर किया। इस बार गोली सीधा राक्षस को जा लगी। उसे लगा कि अब तो दानव उसी पर टूट पड़ेगा, लेकिन अजीब तरह से सिर्फ 2.5 सेकंड बाद राक्षस फिर से उठ खड़ा हुआ और भी ज्यादा गुस्से में उसी की तरफ दौड़ पड़ा। डर से कांपती लड़की अब पूरी ताकत से भागने लगी। उसी दौरान लाओ हेई ने आखिरकार पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। उसने तुरंत एना को इशारा किया कि स्विच ऑन करे। एना ने बटन दबाया और केबल कार चालू हो गई। लाओ हेई और एना जल्दी से केबल कार पर चढ़े और ऊपर की ओर जाने लगे। राक्षस बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। एना लगातार पीछे मुड़कर उस पर फायरिंग कर रही थी, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। न तो उसकी चाल धीमी हुई और न ही उसे कोई चोट पहुंची, बल्कि वो और तेजी से दौड़कर केबल के नीचे पहुंच गया और एक ही छलांग में कार तक पहुंच गया। अब केबल कार जोर जोर से हिलने लगी। इसी बीच शॉर्ट हेयर वाली लड़की भी किसी तरह ऊपर चढ़ चुकी थी। जैसे ही एना और लाओ हेई ऊपरी सपोर्ट पोल तक पहुंचे, वे दोनों सीधे छलांग लगाकर नीचे कूद पड़े, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। दोनों लगभग जमीन पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाते। सौभाग्य से लाओ हेई ने फुर्ती दिखाते हुए एना को पकड़ लिया और उसे बचा लिया। कुछ ही देर बाद एना ने उत्साहित होकर देखा कि उनकी केबल कार अब बॉर्डर लाइन के बराबर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो गया। राक्षस ने फिर से जोरदार टक्कर मारी और इस बार केबल की रस्सी वहीं टूट गई। केबल कार का संतुलन बिगड़ गया और तीनों जोर से जमीन पर आ गिरे। तीनों घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी तुरंत उठे और सुरक्षित इलाके की तरफ दौड़ने लगे। राक्षस उनके पीछे था और लगभग पकड़ ही लेता, लेकिन तभी जैसे ही तीनों ने बॉर्डर लाइन पार की, वे बच गए। रात हो चुकी थी। तीनों ने पास ही एक खाली झोपड़ी देखी और वहीं रात बिताने का फैसला किया। लेकिन दिन भर के खतरनाक हादसों के बाद अब तीनों की मानसिकता बदल चुकी थी, खासकर शॉर्ट हेयर वाली लड़की। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। उसे लगता था कि ये दानव कभी भी उसे मार डालेगा और अब उसमें लड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी। लाओ हेई की हालत थोड़ी बेहतर थी। वह मानता था कि यह सब भगवान की सजा है और इंसानों को अब जितना है उसी में संतोष करना चाहिए और इन राक्षसों के साथ शांति से जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन सुबह तीनों फिर से सफर पर निकलने की तैयारी करने लगे। मानचित्र देखते हुए लाओ हेई को एक छुपी हुई सुरंग नजर आई। यह सुरंग 9 लेवल में बंटी हुई थी, जो अलग अलग ऊंचाइयों से जुड़ी थी। नक्शे के हिसाब से अगर वे लोग 8वें लेवल पर रहें तो पूरी तरह सुरक्षित होकर सुरंग पार कर सकते थे, लेकिन जब वे गहराई में पहुंचे तो देखा कि 8वें लेवल का रास्ता किसी ने वेल्ड करके बंद कर दिया है और 9वां लेवल अभी भी खुदाई के दौरान था। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा, उन्हें मजबूरन 7वें लेवल से जाना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा यह था कि 7वें लेवल से होकर निकलने
के लिए लगभग 1000 मीटर का इलाका बेहद खतरनाक था और वहां दौड़ना या तेज चलना बिल्कुल मना था, क्योंकि अगर वे भागते तो उनके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती, जिससे राक्षस उन्हें जल्दी ढूंढ लेते, और भागने से बहुत ज्यादा आवाज भी होती, जिससे उनका पता तुरंत चल जाता। ये सुनकर शॉर्ट हेयर वाली लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बार बार इसका विरोध करने लगी, लेकिन आखिरकार उसे दोनों के साथ चलना ही पड़ा। अब तीनों 7वें लेवल में उतर गए और बिना रुके धीरे धीरे एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे। लाओ हेई ने तुरंत सबको कहा कि अपनी हेडलाइट्स ढक लो ताकि रोशनी से उनकी मौजूदगी का पता न चले। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक राक्षस की मौजूदगी महसूस हुई। तीनों घबरा गए और जैसे ही पक्का हुआ कि वो पीछे आ चुका है, सब दौड़कर जान बचाने लगे। शॉर्ट हेयर वाली लड़की बुरी तरह डर चुकी थी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर राक्षस पर हाउइट्जर दाग दिया। वो देख रही थी कि राक्षस लाओ हेई के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो उसने पीछे रुककर कवर देने की कोशिश की, लेकिन गोलियां उस पर जरा भी असर नहीं कर रही थी। इसी दौरान एना ने पास ही एक खदान देखी और तुरंत लाओ हेई को पुकारा, इधर छिपो। तीनों भागकर उस खदान में घुस गए, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि ये तो बंद गली है। गुस्से में लाओ हेई ने तुरंत पलटकर अपनी बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग कर दी और पूरे मैगजीन की गोलियां खाली कर डाली। उसके बाद तीनों खदान के एक कोने में दुबक गए। उन्होंने अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी और सांस रोककर ऐसे बैठे रहे मानो वहां कोई मौजूद ही ना हो। और तभी खदान के अंधेरे में धीरे धीरे एक लंबी सूंड जैसी टेंटिकल अंदर घुसी और धीरे धीरे टटोलते हुए चारों तरफ उनकी तलाश करने लगी। तभी जैसे ही वो लगभग पकड़े जाने वाले थे, लाओ हेई ने तुरंत अपनी जेब से एक फ्लेयर निकाला और दूर फेंक दिया। जैसे ही फ्लेयर जलने लगा, उससे निकली तेज रोशनी और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ने तुरंत ही राक्षस का ध्यान खींच लिया। अब टेंटिकल उस तरफ मुड़ गया। इस मौके का फायदा उठाकर तीनों ने पास की दीवार पर पड़े मलबे को तेजी से हटाना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वहां एक छोटा सा छेद मिला और वे तीनों रेंगकर उस सुरंग से बाहर निकल आए। लेकिन अचानक सबसे आगे भाग रही शॉर्ट हेयर वाली लड़की गलती से उसी सुरंग में वापस मुड़ गई, जिससे वे अभी अभी जान बचाकर निकले थे। पीछे मुड़कर उसने देखा कि राक्षस ठीक उसी के सामने खड़ा है। डर और अफरा तफरी में वो गिर पड़ी और इस तरह 3 लोगों की टीम अब घटकर सिर्फ 2 लोगों में बदल गई। लाओ हेई और एना पूरी तरह निराश हो चुके थे, लेकिन तभी एना ने एक कोने में ऊपर जाने वाला एक छुपा हुआ रास्ता देख लिया। दोनों तुरंत उस रास्ते से तेजी से ऊपर चढ़े और आखिरकार सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन बाहर आने के बाद भी उनमें कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एना तो वहीं बैठकर रो पड़ी। उसने कसम खाई कि वह इस राक्षस से उसका खून लेकर बदला जरूर लेगी। रात होते ही दोनों को एक छोटी सी झोपड़ी मिली। वे उसमें ठहर गए। झोपड़ी के बाहर एक कार भी खड़ी थी और उसकी हालत अच्छी थी, क्योंकि उसमें तेल भरा हुआ था। उस रात तारों भरे आसमान के नीचे उन्होंने फिर से राक्षस की क्रूरता देखी। ये देखकर लाओ हेई पूरी तरह हताश हो गया। उसे लगा कि अब इंसानों की कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन एना अभी भी डटी रही। उसने लाओ हेई को समझाया कि ये राक्षस इनवल्नरेबल इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके खोल के अंदर हाई प्रेशर पैड्स होते हैं। अगर गोलियों में फांग मेशी नामक तत्व को मिलाया जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से यह मिलियन वोल्ट की बिजली का झटका पैदा करेगा। ऐसी स्थिति में राक्षस का शरीर अंदर से ही जल जाएगा और धमाके के साथ फट पड़ेगा, यानी उन्हें मारना संभव है। लाओ हेई ने आधा यकीन किया और आधा शक में रहा, लेकिन फिर भी उसने एना की बात मान ली। अगली सुबह दोनों कार में बैठकर सीधे हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। तेज रफ्तार में उन्होंने बॉर्डर पार किया और शहर की तरफ बढ़े। अब शहर में इंसान तो बचे नहीं थे, पूरे शहर पर सिर्फ जानवरों का कब्जा था। खुशकिस्मती से वे दोनों बिना किसी बड़े खतरे के सीधे अस्पताल के गेट तक पहुंच गए। लेकिन अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वो विशाल इमारत अब पूरी तरह सूनी और खंडहर बन चुकी थी। लाओ हेई को दीवार पर लगे बोर्ड से पता चला कि फार्मेसी 5वीं मंजिल पर है, लेकिन उस समय हॉस्पिटल की लिफ्ट खराब थी, इसलिए दोनों को मजबूरन सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ा। जैसे ही वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ खून के धब्बे फैले हुए थे और दीवारों पर खून अभी तक सूखा भी नहीं था। मतलब ये कि यहाँ हाल ही में कोई था और शायद अभी भी आसपास दुश्मन मौजूद हो सकता है। लाओ हेई ने तुरंत अपनी बंदूक का सुरक्षा लॉक खोला और बहुत सावधानी से फार्मेसी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, अचानक एना का ट्रैकर जोर जोर से बीप करने लगा। मतलब राक्षस बिल्कुल करीब आ चुका था। लाओ हेई ने जल्दी से अपने बेटे के लिए फिल्टर लगाकर दवाई संभाली और दोनों तुरंत भागने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसी तरह दोनों ने कई बार मौत से बचते हुए ऊपर की ओर भागना जारी रखा। लेकिन समस्या ये थी कि हॉस्पिटल की आखिरी मंजिल छठी ही थी और इतनी ऊंचाई सेफ जोन में नहीं आती थी, इसलिए दोनों ऐसे भाग रहे थे मानो बिना सिर के मक्खी की तरह इधर उधर रास्ता खोज रहे हों। तभी जैसे ही लाओ हेई ने एक फायर डोर खोलने की कोशिश की, अचानक एक विशाल टेंटिकल तेजी से आया और लगभग उसे वहीं मार ही डालता। लेकिन ठीक समय पर एना ने पास रखी हुई फायर एक्स कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोर से उस टेंटिकल पर वार करने लगी। कई वार के बाद उसने किसी तरह लाओ हेई की जान बचा ली, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं था। ऐसे में जब लाओ हेई एक कोने से गुजरा, उसकी नजर वहां पड़े नेचुरल गैस के डिब्बों पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक साहसिक आइडिया आया। उसने एना से कहा कि वो सीढ़ियों की तरफ पीछे हट जाए और खुद एक कैबिनेट के पीछे छिपकर पास के रास्ते पर बंदूक ताने डर और घबराहट के बीच इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक भयानक गर्जना हुई
हुई और राक्षस पूरे जोर से अंदर घुसा। यही पल लाओ हेई चाहता था। उसने ट्रिगर दबाया और कुछ देर बाद जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वो विशाल राक्षस जमीन पर पड़ा है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। लाओ हेई ने सोचा कि अब इसी मौके पर वापस समुदाय लौट जाना चाहिए, लेकिन एना ने उससे कहा, तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी होगी। मुझे लैब में जाना है और वहां जाकर राक्षस को मारने का सही तरीका खोजना होगा। सिर्फ अपने परिवार को बचाना काफी नहीं है, पूरे इंसानियत को बचाना जरूरी है। लाओ हेई के सामने बड़ा फैसला था। आखिरकार उसने एना की बात मान ली और समझौता कर लिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जैसे ही वे हॉस्पिटल से बाहर निकले, पीछे से वो राक्षस फिर से धीरे धीरे रेंगते हुए उठ खड़ा हुआ। खुशकिस्मती से उनका सफर बिना किसी और रुकावट के निकल गया। दोनों आराम से लेबोरेटरी पहुंच गए। वहां पहुंचते ही एना ने तुरंत काम शुरू किया। उसने सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया, लेकिन नतीजा बहुत निराशाजनक रहा। वो गोली एक साधारण बुलेट से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एना ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो वो यहीं रहेगी और किसी भी कीमत पर इन राक्षसों को खत्म करने का असली तरीका खोजकर ही दम लेगी। लाओ हेई और एना के बीच अब मतभेद बढ़ चुके थे। एना कहती थी कि लड़ने का मतलब है उम्मीद बनाए रखना, वह पीठ नहीं दिखाएगी। लाओ हेई ने कहा कि डरकर जीना बेहतर है बनिस्बत बेवजह मरने के। दोनों की सोच अलग थी। आखिरकार लाओ हेई हार मानकर अकेले ही कार लेकर लौटने का फैसला करता है। उसने एना से कोई सांत्वना तक नहीं ली। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अपने बच्चे की जान बचाना। जैसे ही लाओ हेई चला, एना का ट्रैकर फिर से जोर से बीप करने लगा। खतरा पास ही था, लेकिन एना मौत के खतरों के बीच भी प्रयोग करना नहीं छोड़ती। बार बार की विफलताओं ने उसे हिला दिया था, पर वह झुकने नहीं वाली थी। उस समय एना की नजर एक ग्रेफाइट बैटरी पर पड़ी। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसे कुछ समझ में आया। उसने हड्डी की पाउडर को ग्रेफाइट के साथ मिला दिया और दुनिया का सबसे कठोर कंडक्टिव कंपाउंड तैयार कर लिया। यह मिश्रण बहुत तेज बिजली और गर्मी बर्दाश्त कर सकता था। फौरन उसने गन्स की बुलेट हेड पर यह कंपाउंड लगाया, ठंडी आंच से सुखाया और कटरी से रैपिडली मैगजीन में भर दिया। अब उसके पास एक ही गोली बची थी और वह इस एक गोली में पूरी उम्मीदें लगा रही थी। उसी समय लाओ हेई की वापसी के रास्ते में बुरा हाल हुआ। उसकी कार का टायर फट गया और वह एक बड़े पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। कभी कितनी देर बाद उसे एक बाहर की गड़गड़ाहट ने जगा दिया। वो उठकर शीशा तोड़कर भागने लगा। पास पास राक्षस तेज रफ्तार से आ रहे थे, जैसे हवा की तरह दौड़ रहे हों। सुरक्षित जोन बिल्कुल पास था, मगर किस्मत ने फिर खेल दिखाया। जैसे ही लाओ हेई सुरक्षित जोन के पास पहुंचा, एक और दानव अचानक आकर उसकी बचे हुए उम्मीदों को कुचलने लगा। पर तभी वो दानव अचानक गिरी और जोरदार धमाके के साथ ब्लो अप हो गई। ऐसा हुआ क्योंकि एना वहां पर पहुंची थी और उसकी एक ही गोली ही उस राक्षस को राख कर देने के लिए काफी थी। लाओ हेई दौड़ा और मर चुकी काया के पास गया। वहां वह चौंक गया। ये राक्षस असल में किसी मशीन जैसा था, इंसानों का शिकार करने के लिए बनाई गई एक आर्टिफिशियल मशीन। ये खोज सबके लिए बड़ा मोड़ थी। एना ने समुदाय का झंडा उठाकर सबको बताया कि उसने राक्षस मारने का तरीका खोज लिया है। दुनिया भर में लोग इस नई जानकारी के साथ